इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक। ये बुक जैसा कि आपने थंबनेल में देखा 11वीं 12वीं दोनों के लिए है। आपके पास होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो भी अच्छा है। स्टडी के लिए आप पढ़ो, केवल पढ़ाई के लिए पढ़ो, क्योंकि ये किताब आपको पढ़ाया नहीं जाता है। मैं खुद पढ़ा हूं, मुझे ये किताब पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन मैं अगर ये किताब पढ़ा हूं तो मुझे अच्छा लगा है। मुझे लगा है कि 11-12 वाले बच्चे को ये किताब पढ़ना चाहिए, मैंने इसलिए इसको लेकर आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसका पहला अध्याय है जनसंचार माध्यम। क्या है? जनसंचार माध्यम। ये क्लास 11वीं के लिए है। बुक का नाम अभिव्यक्ति और माध्यम। तो चलिए इस पाठ का शुरू करते हैं। इस पाठ में क्या पढ़ने को मिलेगा? संचार। संचार में आ जाएगा परिभाषा और महत्व, संचार क्या है। उसके बाद संचार के तत्व, स्रोत, एनकोडिंग, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, फीडबैक और शोर। संचार के प्रकार, मतलब इस अध्याय में, इस पाठ में हमको पढ़ने को मिलेगा संचार के प्रकार। सांकेतिक संचार, मौखिक और अमौखिक संचार, मतलब किस तरह हम मुंह से बात कर सकते हैं, इशारों में बात कर सकते हैं, मानसिक तौर से बात कर सकते हैं। अंततः व्यक्तिक संचार, अंतरव्यक्तिक संचार और है समूह संचार और जनसंचार। उसके नीचे आएंगे जनसंचार की विशेषताएं, संचार के कार्य, जनसंचार के कार्य, सूचना देना, शिक्षित करना, दूसरे को पढ़ाना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्श करना मंच पे। उसके बाद आ जाएगा भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास, समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट, जनसंचार माध्यमों का प्रभाव। यहां पर देखिए, मीडिया जब तक जनता को साथ लेकर नहीं चलेगी, मीडिया जब तक जनता को साथ लेकर नहीं चलेगी, तब तक जनता भी उसका साथ नहीं देगी। प्रभाष जोशी ये लिखे हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं। तो चलिए यहां पर नजर डालते हैं, एक नजर से शुरुआत करते हैं। संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। एक दूसरे से बात किए बिना जीवन संभव नहीं है। मानव सभ्यता के विकास में संचार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मानव संचार हुआ है, मानव सभ्यता आगे बढ़ा है, मानव विकास हुआ है, तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है हम एक दूसरे से बात करते हैं। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करता है। तो आपका एक उत्तर भी हो जाएगा, संचार किसे कहते हैं। तो संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावों का आदान प्रदान होता है, उसे ही संचार कहते हैं। आंसर हो गया आपका ये। आगे आते हैं। इस तरह संचार एक प्रक्रिया है। संचार क्या है? एक प्रक्रिया है, माध्यम है, जिसमें कई तत्व शामिल हैं, बहुत सारे भाषाएं शामिल हैं, बहुत सारे भाषाएं बोली जाती है। संचार के कई प्रकार हैं, बात करने का कई प्रकार है, जिसमें मौखिक, अमौखिक संचार के अलावा, बोलने और चुप रहने के अलावा, अंतरव्यक्तिक मतलब अपने से, या अंतर व्यक्तिक, यहाँ पर अंततः व्यक्तिक है, चाहे अंतरव्यक्तिक। अंततः व्यक्तिक मतलब इशारों से नहीं, मतलब ऐसा हो जाए कि इशारों से समझ जाए वो, और अंतरव्यक्तिक का मतलब होता है खुद से बात करना। समूह संचार और जनसंचार प्रमुख है इसमें। जिसमें देखेंगे पहला, जनसंचार कई मामलों में संचार के अन्य रूपों में से अलग है। जनसंचार जो है संचार के अन्य रूपों से बहुत ज्यादा अलग है। जनसंचार सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के अलावा एजेंडा तय करने का भी काम करते हैं। भारत में जनसंचार के विभिन्न माध्यमों का प्रस्ताव बताता जाता है कि जो प्रभाव हम माध्यम के रूप में, संचार के रूप में देते हैं, मतलब खबर के रूप में किसी को देते हैं, तो आगे बताता जाता है कि हाँ भैया खबर ये है, आप ये पढ़ो, ये है ये पढ़ो, ये है ये पढ़ो। जनसंचार माध्यमों का लोगों पर सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं। जनसंचार माध्यमों का लोगों पर दोनों असर पड़ा है, सही भी और गलत भी। कुछ लोग उसको देखकर अच्छा काम किए हैं, कुछ लोग देखकर गलत काम किए हैं, तो दोनों प्रभाव पड़ा है। इन नकारात्मक प्रभावों के प्रति लोगों का सचेत होना बहुत जरूरी है। लोग अगर सही में जान समझकर काम करें तो ही जीवन के लिए अच्छा है, अपने देश के लिए अच्छा है।
तो यहाँ पर पहल का विषय में पढ़ते हैं संचार परिभाषा और महत्व। संचार में बातचीत भाषा के तौर पे और उसका क्या महत्व है। जरा सोचिए, क्या आप बिना बात किए रह सकते हैं? ये सोचना है कि आप बिना बात किए रह सकते हैं? शायद नहीं। अकेलापन और सोने के समय छोड़ दिया जाए तो आप अधिकांश समय अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने या अपनी भावनाओं और विचारों को प्रकट करने के लिए एक दूसरे से या समूह में बातचीत या संचार करने में लगा देते हैं। यहाँ पर दिया जा रहा है कि आप एक दिन भी चुप नहीं रह सकते हैं। क्या आप एक दिन मौन व्रत रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। अकेलापन और सोने के अलावा छोड़ दिया जाए तो बाकी हम छोटे छोटे जरूरतों के लिए किसी न किसी से बात करते रहते हैं, अपने भावनाओं को देते हैं, विचारों को किसी के सामने प्रकट कर देते हैं, भावनाओं को प्रकट कर देते हैं कि वो कुछ समझे। तो इसी को तो संचार बोलते हैं ना। यहाँ तक कि कई बार हम अकेले में खुद से बात करने लगते हैं। किससे? खुद से। सच तो यह है कि हम बिना बात किए रह ही नहीं सकते। इतना हम लोगों का है क्योंकि हम लोग बात करने के लिए ही पैदा हुए हैं। यदि समाज में रहना है और उनके विभिन्न क्रियाकलापों में हिस्सा लेना है तो यह बिना बातचीत या संचार के संभव नहीं है। संचार यानी संदेशों का आदान प्रदान। संचार यानी संदेश को उनको बताना, चाहे उनका संदेश सुनना। हो गया। जरा सोचिए कि क्या आप चुप रह सकते हैं? सोचना है बस। पहली बात तो यह है कि आप बहुत देर तक चुप ही नहीं रह सकते हैं, लेकिन अगर आप चुप रहना भी चाहें तो क्या आप चुप रहते हुए भी कुछ कह सकते हैं? चाहे कुछ कह नहीं रहे होते हैं, क्या आप चुप हैं फिर भी मन में नहीं सोचते हैं कि हमको क्या करना है, हम बोलते तो ये करते, हम इनको ये समझाते। जैसे अगर आप घर या स्कूल में चुप बैठे हों कहीं भी, तो भी आप कुछ कह रहे होते हैं। हो सकता है आप नाराज हो, यह भी आपका संचार है, भावनाएं हैं जिसको आप प्रकट कर रहे हैं। या फिर उदास हो, या फिर सोच रहे हो। कुछ ना कुछ तो हो सकता है ना। आप नाराज हो, उदास हो, चाहे आप कुछ सोच रहे हो। आपका कोई दोस्त आपको चुप बैठे, आपका कोई भी दोस्त आपको चुप बैठा देख पूछ सकता है कि क्या आप किसी से नाराज हैं या किसी बात पर उदास हैं। कोई भी दोस्त होगा तो ये पूछेगा, लाजमी है कि ये पूछेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे आप कुछ कहकर संचार कर रहे होते हैं, कुछ भी मुड़ी डोलाकर, मुड़ी हिलाकर, देह हिलाकर, कुछ भी आंख हिलाकर, तो ये आप संचार कर रहे होते हैं उस समय। उसी तरह कुछ न कहकर भी संचार कर रहे होते हैं। यहाँ पर दिया जा रहा है कुछ अगर आप नहीं भी कर रहे हैं ना, फिर भी आप संचार कर रहे होते हैं। मतलब किसी न किसी से अपने भावनाओं, विचारों और बातों को बता रहे होते हैं। मुझे नहीं बात करना रहता है तो हम मोबाइल साइलेंट करके अपना काम करने लगते हैं, लेकिन फिर भी अंतर्मन में बात करते हैं। अंतर्मन में बात कैसे रोक सकता हूँ? एक रोक सकता हूँ जब मैं सोता हूँ तब। हम चाहें या ना चाहें, हम कभी भी चाहें या ना चाहें, अपने दैनिक जीवन में हम संचार किए बिना नहीं रह सकते हैं। वास्तव में संचार जीवन की निशानी है। याद रहेगा, वास्तव में संचार क्या है? जीवन की निशानी है। मनुष्य जब तक जीवित है वह संचार करता रहता है। यहाँ तक कि एक बच्चा भी संचार के बिना नहीं रह सकता है। वह रोकर या चिल्लाकर अपनी माँ का ध्यान अपने तरफ खींचता है, बताता है कि हम भूख लगा है, बाथरूम जाना है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। वो बताता है, ध्यान खींचता है, भले माँ चेक कर ले कि बाथरूम नहीं कैले है ना, भूख लगा है तो भैया दूध पिला देंगे, शांत हो जाएगा। एक तरह से संचार खत्म होने का अर्थ है मृत्यु। अगर हम बातचीत करना बंद कर दे तो समझ लो हम मर गए। ऐसे तो प्राकृतिक में सभी जीव संचार करते हैं, लेकिन मनुष्य की संचार करने की क्षमता और कौशल सबसे बेहतर है। अक्सर यह कहा जा सकता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्या है? सामाजिक प्राणी है। उसे सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने में उसकी संचार क्षमता की सबसे बड़ी भूमिका रही है। यहाँ पर दिया जा रहा है सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने की
विकसित करने में संचार क्षमता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे बड़ी भूमिका निभाता है तो संचार, एक दूसरे से बात विचार करना। परिवार और समाज में एक व्यक्ति के रूप में हम अन्य लोगों से संचार के जरिए ही संबंध स्थापित करते हैं और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते हैं। संचार ही हमें एक दूसरे से जोड़ता है। और गौर से देखिए तो सभ्यता के विकास की कहानी संचार और उसके संसाधनों या साधनों के विकास की कहानी है। आज हम जो भी पहले का इतिहास चाहे कुछ भी जानते हैं, ये सब संचार का ही माध्यम है। उसी की वजह से हम समझ पाते हैं। मनुष्य ने चाहे भाषा का विकास किया हो, मनुष्य चाहे भाषा का विकास कर लिया हो, लिपि का किया हो, फिर छपाई का किया हो, इसके पीछे मूल इच्छा संदेशों के आदान प्रदान की ही थी कि हम इसके माध्यम से संदेश एक से दूसरे को पहुंचा सकते हैं। दरअसल संदेशों के आदान प्रदान में लगने वाले समय और दूरी को फाटने के लिए मतलब क्या होता है नहीं समझे? यहाँ पर फाटने नहीं होगा, यहाँ पर काटने होगा। लिखा है संदेशों के आदान प्रदान में लगने वाले समय की दूरी को काटने के लिए ही मनुष्य ने संचार के माध्यमों की खोज की है। मतलब जो हम अपना विचार दूसरे में पहुंचाएं, दूसरे को समझाएं सांकेतिक भाषा में, उससे अच्छा है कि मैं बोल दूं तुरंत। आप देखते हो जब कीबोर्ड पर टाइपिंग करो, समझो किसी से बात कर रहे हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, माता पिता कुछ भी हो, दोस्त वगैरह, बहन वगैरह कोई भी हो, जब उसे टाइपिंग करते हो तो समय ज्यादा लगता है, लेकिन बोल दो नहीं लगेगा। समझो कि एक बड़ा सा लाइन बोलना है, तो हम टाइपिंग करेंगे तो समय लगेगा, गलती हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और मुंह से है तुरंत बोल देना है, पटर 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 कुछ भी बोल दो, हो गया काम खत्म। तो समय कम लगा ना जी। तो वही है, समय को कम दूरी में कर, मतलब कोई भी बात विवाद, चाहे समस्या, चाहे हमारा संदेश आदान प्रदान कम समय में हो जाए, इसीलिए हम भाषा का आविष्कार किए, भाषा का इस्तेमाल किए। आज हम जिस संचार क्रांति की बात करते हैं, आखिर वह क्या है? संचार और जनसंचार के विभिन्न माध्यमों, टेलीफोनों, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा इत्यादि के जरिए मनुष्य संदेशों के आदान प्रदान में एक दूसरे के बीच की दूरी और समय को लगातार कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग आज क्या कर रहे हैं अपना, यहाँ पर देखो, आप फिर से बताता हूँ। संचार और जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के वजह से अलग अलग चैनल है, जिसके वजह से हमें आसानी से सब चीज मिल जाता है। जैसे में टेलीफोन के वजह से एक जगह से दूसरे जगह बात हो जाती है। इंटरनेट के वजह से कोई भी सामान कहीं भी भेजा जा सकता है, फोटो के रूप में, डॉक्यूमेंट के रूप में, पीडीएफ के रूप में। उसके बाद है फैक्स समाचार पत्र। फैक्स मशीन होता था जिसमें एक तरफ आप लिख कर डाल दोगे ना, दूसरे तरफ निकल जाएगा। और आता है समाचार पत्र, एक कॉपी को हजारों कॉपी में बदल दिया जाता है। रेडियो, एक जगह से कोई बोलेगा पूरा देश सुन सकता था। टेलीविजन, एक जगह लाइव चलता है, पूरा देश बैठ के देखता है। सिनेमा घर, एक जगह शूटिंग एडिटिंग हो जाता है, उसके बाद से पूरा देश उसको देख सकता है। जिसके जरिए मनुष्य संदेशों के आदान प्रदान में एक दूसरे के बीच दूरी और समय को लगातार कम से कम कर रहे हैं। जैसे मैं पहले बोलते थे गुड मॉर्निंग, आज बोलते हैं जीएम, गुड आफ्टरनून जीए, गुड नाइट जीएन। ये क्या है भैया? पहले फादर, अब फैट, सिस्टर, सिस, मदर, मॉम, ये सब कहां से आया? हम लोग आज भी अगर हिंदी में बोले ना, पिताजी को अगर पॉप्स बोल दे, चलो भैया पापा चलता है, ठीक है, पॉप्स बोल दो। गांव देहात में अगर कोई बच्चा पॉप्स बोल दे ना, तो बाबूजी चप्पल उठाकर मारेंगे तेरे को, सारा पॉप्स तू पढ़ता है रे, तेरे को पॉप्स पढ़ने के लिए भेजे हैं, मार चुता कर दे, ठीक कर देगा लो। अब गांव पर चले जाओ, आज तो मम्मी चल रहा है भैया, माँ छोड़ दो, कितना अच्छा शब्द है माँ, माई नहीं, अब मम्मी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के औलाद है ना, इसलिए मम्मी चाहिए। तो हम लोग हर चीज को दूरी को कम कर रहे हैं। पहले यहाँ पर हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, मैं आज घर जाना चाहता हूँ,
घर जाते। अब घर जाते क्या है, हम पूरा बोलो ना, मैं घर जा रहा हूं, घर जाते, घर जीतते, ऐसे कौन सा शब्द होता है। तो इस तरह हम दूरी भी कम कर रहे हैं। जैसे मैं पहले हम लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे, आज आराम से बोलोगे तभी सुनाई देगा। हमको तो कभी कभी शक हो जाता है कि मेरा कान इतना धीरे सुन कैसे लेता है। यही कारण है कि आज संचार माध्यमों के विकास के साथ साथ सिर्फ भौगोलिक दूरियां कम हो रही हैं। पहले देखो, भौगोलिक दूरियां भी कम हो रही है, सड़कें बन रही हैं। पहले सड़क पर टोल टैक्स लेने का प्रक्रिया अलग था। आज एक जगह से चलो दूसरे जगह तो मेरा टोल टैक्स कट जाएगा, ऑटोमेटिक कट जाएगा। पहले रुकना पड़ता था, आज रुको तुरंत चल दो, रुको तुरंत चल दो। बल्कि सांस्कृतिक और मानसिक रूप से भी हम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। सांकेतिक और मानसिक रूप से भी हम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। कैसे? सांस्कृतिक में आ जाओ तो लोग एक ही, समझो कोई एक धर्म मान रहा है तो लोग उसी को मानेंगे। कोई एक फेस्टिवल मना रहा है, अच्छा लगा हम उसको ही मनाएंगे। मानसिक रूप से भी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। कैसे? पहले होता था कि एक दूसरे जगह पे आसन के द्वारा हम बात कर सकते थे, मन के द्वारा, टेलीपैथी के द्वारा। लेकिन आज लड़का लड़की चाहे कोई भी सामने सामने होता है ना, अगर कोई टेलीपैथी किया है, टेलीपैथी का नॉलेज रखता है, मतलब मानसिक विचार, मानसिक बातचीत, तो आसानी से किसी के भावनाओं को समझा जा सकता है। शायद यही कारण है कि कुछ लोग मानते हैं कि आज दुनिया एक गांव में बदल रही है। आज अपनी दुनिया एक गांव में बदल रही है। जैसे में एक गांव का मोहल्ला हुआ करता है, आज हर देश का मोहल्ला है। हम इस मोहल्ला में रहते हैं, हम उस मोहल्ला में रहते हैं, हम इस गांव में रहते हैं, हम इस पंचायत में रहते हैं, हम इस नगर पंचायत में रहते हैं। कहां से बना ये सब? कुछ ना कुछ तो इसी से बना ना। यहां पर देखिए, ये जो, चलिए मैं इसको बाद में बताता हूं। दुनिया के किसी भी कोने में, दुनिया के कहीं भी चले जाओ, किसी भी कोने में कोई घटना हो रहा है, जनसंचार माध्यमों के जरिए कुछ ही मिनटों में हमें खबर मिल जाती है। अगर वहां किसी टेलीविजन समाचार चैनल का संवाददाता, मतलब वहां पर पत्रकार मौजूद हो, तो हमें वहां की तस्वीरें भी तुरंत देखने को मिल जाती है। याद कीजिए 11 सितंबर 2001 में अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमले को पूरी दुनिया ने अपने आंखों के सामने घटते देखा। कैसे देखा बताइए आप, कैसे देखा? इतना दूर अमेरिका का घटना हम भारत में कैसे देखे? आपको मैं बता दूं, ये बात तो है, ठीक है, हमने देखे, टेलीविजन की वजह से देखा, ठीक है। अब उस बिल्डिंग में आग लगा कैसे? बिल्डिंग की बात आ गई है तो मैं बिल्डिंग के बारे में बता देता हूं। तो बिल्डिंग इतना मजबूत था ना कि अगर सीधा हवाई जहाज आकर उसमें लड़ जाता फिर भी उसका कुछ नहीं होता। तो आतंकवादी ये जानते थे कि हम डायरेक्ट हवाई जहाज को लड़ा देते हैं तो उस बिल्डिंग का कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो जहाज रोधक बिल्डिंग था, जहाज रोधक भवन था वो, मतलब जहाज के टक्कर से उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आतंकवादी यह भी जानते थे कि अगर इस जहाज के पंख में जितना तेल है उसका आधा भी अगर बिल्डिंग में चला गया तो समझो कि बिल्डिंग जलकर राख हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग में सब फ्लोरिंग का काम हो रहा था, सब फ्लोरिंग ही, सब लैपटॉप तो नहीं था, डेस्कटॉप, बैटरी, प्लाई, सब प्लास्टिक का फाइब्रेशन, सब यही तो लगा था ना। और अंदर जाता है तो आग भी बहुत तेजी से लगता है। तो एक तो चिंगारी लगा, प्लेन ठुका, और दूसरा आग लगा जब उसकी पंख का सारा तेल जाकर बिल्डिंग में घुस गया। तब अब तेल जाकर गया अंदर तो जितना दूर जगह मिला तेल तो सरासरा का अंदर जाएगा, तो जितना अंदर जाएगा, जितना ऊपर जाएगा, उतना दूर तो आग लगेगा, जिसके वजह से करीबन आधा बिल्डिंग जलकर राख हो गया और बाकी आधा को बचा लिया गया था। देखो आप तस्वीर में देख भी सकते हैं, आधे लोग मरे थे, आधे लोग बच गए थे। तो ये आतंकवादियों का दिमाग था। ऐसा बात नहीं कि दिमाग नहीं लड़ाते हैं, वो भी दिमाग लगाते हैं। इसी को तो हम टेलीविजन से आराम से बैठ कर देख सकते हैं। इसी तरह आज टेलीविजन के पर्दे पर हम दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों में घट रही घटनाओं को सीधे प्रसारण के जरिए देख सकते हैं, लाइव न्यूज देख सकते हैं।
आप क्रिकेट मैच देखने स्टेडियम में भले न जाएं, लेकिन आप घर बैठे उस मैच का सीधा प्रसारण लाइव देख सकते हैं। आप कहीं भी क्रिकेट मैच देखने स्टेडियम में मत जाओ। मैं आज तक नहीं गया। क्यों नहीं गया? मुझे पसंद ही नहीं है क्रिकेटर। क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं मुझे पसंद नहीं है। आजकल तो फालतू का सट्टाबाजी का ये सब प्रचार कर रहा है, और सट्टाबाजी का प्रचार करने वाले भाई हमको अच्छे नहीं लगते भाई, इसलिए उनको देखते ही नहीं है। आप भले न जाए, लेकिन लाइव प्रसारण देख सकते हैं ना। तो लाइव प्रसारण हमने टीवी पर बहुत देखा है, लेकिन जिस दिन देखा है उस दिन मेरा मूड खराब हो गया, इसलिए मैंने देखना ही छोड़ दिया। अगर जो भी क्रिकेट का फैंस है, क्रिकेट देखना चाहता है, क्रिकेटर बनना चाहता है, तो आप आसानी से आप टीवी पर देख सकते हैं। आजकल इसमें भी लोचा है भैया, इसमें भी लोचा है। पहले डीडी नेशनल पर फ्री में मिल जाता था, डीडी नेशनल पे फ्री में मिलता था, लेकिन आज तो भैया जियो प्राइम, फायर प्राइम, कौन कौन प्राइम, शाहरुख खान का अलग है, सलमान खान का अलग है, बाकी सबका अलग है। अरे भैया ये चल क्या रहा है? सोनी लिव का अलग है। अरे एक जगह एक माध्यम से चलाओ ना। सब अलगे अलगे प्रचार करते हैं, कमाता काय नहीं है सब, है कि सब अलगे अलगे प्रचार करते रहते हैं। सच पूछिए तो आज संचार और जनसंचार के माध्यम हमारी अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में उनकी बहुत अहम भूमिका हो गई है। उनके बिना हम आज आधुनिक जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। समझो कि आपसे 10 दिन कोई आपका फोन ले लेवे, आप तो बेरोजगार हो जाओगे, कोई काम ही नहीं रह जाएगा। वे हमारे लिए न सिर्फ सूचना के माध्यम है, बल्कि वे हमें जागरूक बनाने और हमारा मनोरंजन करने में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। बहुत अच्छा भूमिका निभाते हैं हमको जागरूक करने में, हमको थोड़ा सा मार्केट के और थोड़ा सा लोगों के मन से आगे चलने का सिखाते हैं, और हमें मनोरंजन भी करते हैं कि भैया तुम खुश रहो, हैप्पी रहो। लेकिन हम जनसंचार माध्यमों की आकर्षक और रोचक दुनिया के बारे में और चर्चा करें, उससे पहले यह जरूरी है कि संचार और उसकी प्रक्रिया को बारीकी से समझा जाए, बारीकी से उसको समझा जाए, क्योंकि जनसंचार संचार का ही एक रूप है। संचार का ही रूप है जनसंचार। संचार मतलब दो या दो से अधिक, और जनसंचार मतलब समूह में बात करना, समूह में अपने आप को पहुंचाना। अब आता है संचार क्या है, ठीक है। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुआ है। किससे? चर धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। चलना का ही मतलब हो जाता है एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंचना। आपने विज्ञान में ताप संचार के बारे में पढ़ा होगा। ताप संचार मतलब एक किनारे को हम गर्म करेंगे तो दूसरा किनारा भी गर्म हो जाएगा। लोहा का एक किनारा गर्म करो तो दूसरा किनारा भी गर्म हो जाएगा। कैसे गर्मी एक बूंद से दूसरे बूंद तक पहुंच जाती है। यहाँ पर दिया जा रहा है गर्म करने से कैसे एक बूंद से दूसरे बूंद तक पहुंच जाता है गर्मी। पानी गर्म करोगे, नीचे आग जलाते हो, पानी पूरा गर्म हो जाता है। इसी तरह टेलीफोन के तार या बेतार के जरिए, टेलीफोन के तार हो चाहे बिना तार के जरिए मौखिक या लिखित संदेश को एक जगह से दूसरे जगह भेजने को भी संचार ही कहा जाता है। लेकिन हम यह जिस संचार की बात कर रहे हैं उससे हमारा तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है, समूह का नहीं है। केवल दो या दो से अधिक मतलब 5 लोग ज्यादा से ज्यादा। मशहूर संचार शास्त्री बिल्लव श्रेम के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। कैसे है आगे जानते हैं। दरअसल एक दूसरे से संचार करते हुए हम अपने अनुभवों को ही एक दूसरे से बता सकते हैं कि हमारा अनुभव क्या है। लेकिन संचार सिर्फ दो या दो व्यक्तियों तक सीमित परिघटना नहीं है। समाचार दिखा जाए तो 2 व्यक्तियों तक ही एक आदान प्रदान करना ये परिघटना नहीं होता है। संचार के तहत सिर्फ 2 या उससे अधिक व्यक्तियों में
अधिक व्यक्तियों में ही नहीं, हजारों लाखों लोगों के बीच होने वाले जनसंचार तक को शामिल किया जाता है। इस प्रकार सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक यह जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है और इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके संचार माध्यम कहलाते हैं। नहीं समझे? फिर से बताता हूं, यहां से फिर से बताता हूं। जैसे में हजारों लाखों लोगों के बीच में जनसंचार तक को शामिल किया जाता है। जब हजारों लाखों लोग हो तो उसको जनसंचार बोलेंगे। इस प्रकार सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य मतलब सामने सामने, फेस टू फेस, दृश्य श्रव्य माध्यम से, सामने लोग हैं, आप सामने खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं, तो उस जरिए भी सफलतापूर्वक आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना ही, आपकी बातों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार और इस प्रक्रिया को अंजाम देता है कि उसे लोग जनसंचार कह सकते हैं। ठीक है, और यही मदद करने वाला तरीका है, संचार माध्यम कहलाता है। और जो मदद कर रहा है हमारे बातों को दूसरे को पहुंचाने का, उसे ही संचार माध्यम कहते हैं। संचार माध्यम का तरीका आगे देखते हैं। इस तरह हमने देखा कि संचार एक घटना के बजाय प्रक्रिया है। हमने जान लिया कि संचार एक घटना नहीं, एक प्रक्रिया है, हमारी प्रक्रिया है, एक ऐसी जीवंत प्रक्रिया जिसमें सूचना देने और पाने वाले की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। दोनों का होना जरूरी है। दोनों की सक्रिय भागीदारी से ही यह प्रक्रिया पूरी होती है। अगर दोनों में से कोई संचार के लिए अनिच्छुक है तो संचार प्रक्रिया का आगे बढ़ना मुश्किल होगा। अगर दोनों में से एक आदमी बात नहीं करना चाहता है तो अगला बात नहीं कर सकता है। इस अर्थ में संचार अंतरक्रियात्मक, जिसको बोलते हैं इंटरएक्टिव प्रक्रिया हो जाती है। खुद से बात करके खत्म कर दो, काय को बताएंगे उसको। अगले टॉपिक में पढ़ेंगे संचार के तत्व, जो अभी तो बहुत लंबा हो गया है, इसको मैं आपको अगले भाग में बताता हूं। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट पर जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये कैसा लगा 11-12 का कॉम्प्रोमाइज चैप्टर जो है, इधर सब्जेक्ट जो है, इसके अनुसार आप जानते हैं क्या जान सकते हैं। इसके अनुसार आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं नहीं कहता हूं कि आप पढ़ो कि नहीं पढ़ो, लेकिन मुझे आशा है कि आप इसको जरूर पढ़ोगे। जब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, ये धीरे धीरे अच्छा लगेगा। आपको जो भी कुछ पूछना है आप बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।